हे गाइस, की हाल चाल आप सब बढ़िया। एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे छोटे से चैनल स्टडी विद डीएस पे। आशा करते हैं आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और पिछले वीडियोस देख रहे होंगे। लेकिन आज तो एक नई प्लेलिस्ट शुरू होने वाली है किसकी, 10th क्लास वालों की, मतलब हाई स्कूल वालों की। 10th क्लास, ठीक। अब 9th पास करके 10th में तो आ ही गए हो, अब तो परीक्षा शुरू होगी आपकी, क्योंकि 9th में तो आपकी जो मेरिट बनती थी वो तो स्कूल में ही बनती थी, लेकिन अब मेरिट कहाँ बनेगी, यूपी बोर्ड वालों की, पूरे यूपी के स्कूलों को मिला करके मेरिट बनेगी। और तैयारी करने की अच्छे से ज़रूरत है, क्योंकि उसके लिए तैयार रहिएगा भी और तैयारी किए भी रहिएगा। तो उसी क्रम में बढ़ते हुए आज एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसका 10th क्लास में चैप्टर नंबर 1 पॉलिनोमियल्स, चैप्टर नंबर 1 पॉलिनोमियल्स अर्थात बहुपद। तो जब तक स्कूल वालों में कोर्सेज सॉल्व कराएंगे, जब तक वो 50% कोर्स सॉल्व कराएंगे तब तक यहाँ पे आपके लगभग 80% कोर्स पूरे हो जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों के तीनों अभी तो स्टार्ट हुआ है। इसके बाद फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों के तीनों सब्जेक्ट सारे यहाँ पे कवर कराए जाएंगे अच्छे से। और इतना ही नहीं, जो भी लेक्चर पढ़ाया जाएगा उसके बाद अगर आप किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो या फिर कुछ भी हो, न्यूमेरिकल हो या फिर थ्योरेटिकल हो, कोई भी सवाल हो, तो आप उस पर अपने सभी क्वेरीज को या क्वेश्चन को अपने नाम के साथ व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके जस्ट अगले संडे को एक लाइव क्लास होगी, डाउट क्लास होगी, जो लाइव क्लास चलेगी वो डाउट क्लास की। तो उसमें आपके नाम के साथ साथ जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसको यहाँ पर लाइव सॉल्व कराया जाएगा आपके नाम के साथ साथ। और फिर जब तक आपको वो समझ में नहीं आएगा तब तक यहाँ पर उसे बताया जाएगा। तो चलिए टाइम को ना खराब करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। उसके लिए देखते हैं पहले बहुपद होता क्या है। बहुपद जैसे कोई पद लिखा हुआ है a bx cx स्क्वायर प्लस dx क्यूब प्लस ऐसे करते हुए ये सब बहुपद, मतलब एक बीजीय व्यंजक है ये, जिसमें एक से अधिक पद होते हैं, उनको बहुपद कहते हैं। और जो इसकी घात होती है, जो यहाँ पे घात लगी हुई है, ये घात धनात्मक होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। ये घात हमेशा धनात्मक होनी चाहिए, तभी ये बहुपद कहलाएगा। अगर मान लो ये घात ऋणात्मक हो गई, ऋणात्मक या भिन्न में हो गई है घात, भिन्न में, तब यह बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, ले लेते हैं आप एग्जाम्पल x प्लस x प्लस रूट x। अब इसको अगर हम इसके रूट को हटाकर इसको घात में कन्वर्ट करेंगे, घात में बदलेंगे, क्या हो जाएगा, x प्लस अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो यहाँ पे क्या हो गया, x की पावर 1/2। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये घात है ये धनात्मक तो है, लेकिन किस में है, भिन्न में है, भिन्न में है। जो घातें धनात्मक होंगी पर लेकिन भिन्न में है, तो यहाँ पे दो रीजन बताया गया ना कि ऋणात्मक हो या फिर भिन्न हो, तब वह बहुपद नहीं कहलाएगा। इसलिए ये जो दिया हुआ है आपका, ये जो दिया हुआ है आपका व्यंजक, ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि इसकी घात भिन्न में है। और दूसरा एक और देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है y प्लस 2y की पावर -3। अब यहाँ की जो घात है ये भिन्न में तो नहीं है, घात भिन्न में नहीं है, परंतु देखिए यहाँ पे ऋणात्मक निगेटिव में है, निगेटिव में है। तो यहाँ पे दो रीजन जो बताए गए, उसमें एक रीजन ये भी है कि ऋणात्मक घात नहीं होनी चाहिए और दूसरी ना तो घात भिन्न होनी चाहिए, घात सिर्फ और सिर्फ धनात्मक होनी चाहिए। ये इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह होनी चाहिए घात। लेकिन यहाँ पे ये दोनों केस में आप देखेंगे, एक में भिन्न है घात और दूसरे में ऋणात्मक है, इसलिए ये दोनों बहुपद नहीं कहलाएंगे। अगर देखेंगे बहुपद सही क्या है, तो x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 5x की पावर 4, ये सब
बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे जो घाते आपको दिख रही है ना तो घातात्मक है ना तो भिन्न है, तो ये आपका बहुपद कहलाएगा। और ये जो दोनों है ये आपके बहुपद नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इनकी घाते भिन्न और दूसरी घाते ऋणात्मक है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि जिस बहुपद में कई पद होते हैं, जिस व्यंजक में कई सारे पद होते हैं, उन्हें बहुपद कहते हैं। और जिनकी जो घातें होती हैं वो धनात्मक होनी चाहिए। अगर उनकी घातें ऋणात्मक या फिर भिन्न में है तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। यह है हमारा बहुपद। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद चलिए देखते हैं बहुपद के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के हैं, उन दोनों प्रकार को आइए हम देखते हैं। बहुपदों की वर्गीकरण से पहले चलिए देख लेते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात मींस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद की घात किसे कहते हैं, बहुपद की घात कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि छोटे छोटे नंबर में आते हैं, 1 या 2 नंबर में पूछता है कि एक बहुपद दे दिया जाएगा और पूछेगा कि इस बहुपद की घात कितनी है, या फिर टिक वाले क्वेश्चन में पूछ लेता है। जो नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 में टिक वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें अधिकतर पूछता है कि एक बहुपद दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें पूछ लिया जाएगा कि इस बहुपद की घात कितनी है। चलिए देख लेते हैं कि बहुपद की घात कैसे निकाला जाता है। तो फिर किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात होती है उसे ही बहुपद का घात कहते हैं, या बहुपद की घात कहते हैं। चर मतलब वेरिएबल्स मतलब क्या होता है, ये x, y, z ये सब चर है। चर मतलब इंग्लिश में बोले तो वेरिएबल्स। और कांस्टेंट दूसरा क्या होता है, अचर होता है। अचर किसे कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब अचर है। इंग्लिश में बोले तो कांस्टेंट। ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट, चर और अचर मतलब कि जो वैल्यू अननोन हो हमारी उसको हम चर बोलते हैं। जैसे x, y, z ये सब अननोन वैल्यूज हैं तो इनको हम चर बोलते हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चंस में x, y, z को ही चर के रूप में प्रयोग किया जाता है। और दूसरा ये अचर में जो वैल्यू हमें ज्ञात होती है, पता होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये सब हमें ज्ञात है, तो ये सब अचर है, जिसे कांस्टेंट बोलते हैं हम सब। लेकिन क्वेश्चन में अगर किसी क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, जब तक ये ना दिया कहा जाए कि कोई भी वेरिएबल लिखा है, जैसे x, y, z कोई भी दे दिया बहुपद में, और क्वेश्चन में अगर ये लिखा हुआ है कि जहाँ पर कोई वेरिएबल यहाँ पे कोई बहुपद दिया हुआ है x प्लस ay प्लस by ऐसे दिया हुआ है, dy स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है, जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए x या फिर y इसमें से अचर है, इसमें से x या y दोनों में से किसी को ये ना कहा जाए कि दोनों में से कोई एक अचर है, जब तक क्वेश्चन में ये बात कही ना जाए तब तक हम x और y दोनों को चर मान के चलेंगे, मींस वेरिएबल मान के हमेशा चलेंगे। जब तक क्वेश्चन में कहा ना जाए तब तक हम उसको चर ही मानकर चलेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में होता नहीं कि नंबर भी कांस्टेंट में ये वर्ड दे देते हैं, जैसे कि ax हो गया प्लस b हो गया, b x स्क्वायर हो गया प्लस q x क्यूब हो गया। यहाँ पे ये जो वर्ड है ये सब जब ऐसी चीजें दी होगी तो क्वेश्चन में अक्सर लिखता है कि जहाँ पर a b और q जो है ये अचर है, ठीक है, और x ये आपका चर है, मींस वेरिएबल है आपका x, और जो a b और q है ये कांस्टेंट है हमारे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि बहुपद की घात को निकालते हैं कैसे। तो जो बहुपद किसी बहुपद में जो चर की सबसे बड़ी घात होती है उसे हम बहुपद की घात कहते हैं। इस प्रकार के बहुपद की घात निकाली जाती है हमारी। एक एग्जांपल में देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे कि एक बहुपद दिया हुआ है x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 7x की पावर 4 प्लस 8x की पावर 5। ये आपका एक बहुपद दिया हुआ है। अब इसमें आप देखिए कि ये जो 2 5 7 8 है ये तो आपके क्या है, अचर है। और इसमें चर आप देखते हैं, चर आपको सब में दिख रहे हैं x x x
सब में आपको चर दिख रहे हैं। अब इसमें चर में देखिए आपकी सबसे बड़ी घात कौन सी है चर की, इसकी घात तो 1 है, इसकी घात 2 है, इस चर की घात 3, इस चर की घात 4, इस चर की घात कितनी है हमारी 5 है। तो इसमें जो चर की जो सबसे बड़ी घात है वो है 5 हमारी। तो इसकी इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, बहुपद की घात हमारी हो जाएगी 5। इसमें आपको क्रम से भी दिया हुआ है, लेकिन हो सकता है बहुपद में आपको क्रम से ना दिया जाए, जैसे कि देख लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 + 7 x की पावर y की पावर 6 + 8 y की पावर 3 + 2 y की पावर 4 + 3 y की पावर 2 + 7 y की पावर 5। इस तरह से आपको दे दिया गया है। तो आपको इसमें क्रम से नहीं दिया हुआ है। अब आपको इसमें से देखना है, यहाँ पे आपको कांस्टेंट दिख रहा है 1 आपका कांस्टेंट है। इसमें पूछ रहा है क्या कह रहा है कि चर की जो घात है उसको हमें देखना है कि कौन सी चर की घात सबसे अधिक है। इस बहुपद में अगर देखेंगे तो हम 1 है, 7y की पावर 6 है, 7 8y की पावर 3 है, 2y की पावर 4, 3y की पावर 2, 3y स्क्वायर एंड 7y की पावर 5 है। तो इसमें चर जो है वो y है, आप देख पा रहे हैं सब में y चर है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है चर की, इसमें इसकी घात, इस चर की घात 5 है, इस चर की घात 2, इस चर की घात 4 है, इस चर की घात 3 और इस चर की घात कितनी है 6 है। तो इसमें जो हमारी सबसे बड़ी घात आप देख पा रहे हैं वो है 6। तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी हमारी, बहुपद की घात 6 हो जाएगी। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई भी बहुपद दिया हुआ हो तो उसमें जो चर की हमारी सबसे बड़ी घात होगी वही होगी हमारी बहुपद की घात कहलाएगी वही। ठीक है, इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बस इस अरेंजमेंट को नहीं देखना है, बस चर की घात को देखना है। तो चाहे क्रम में दिया हो आपको बहुपद या फिर क्रम में ना दिया हो, सिर्फ चर की घात देखनी है कि कौन सी चर की घात सबसे अधिक है। तो जिस चर की घात सबसे अधिक होगी वही बहुपद का घात कहलाएगा। ठीक है, ये हुआ हमारा बहुपद की घात। डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। चलिए देखते हैं हम बहुपद का वर्गीकरण। आइए अब देखते हैं बहुपद का वर्गीकरण। इस क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीनोमियल, किसी बहुपद का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो इसका बहुपद का जो वर्गीकरण होता है वो 2 प्रकार से किया जाता है। 2 प्रकार से, दो प्रकार कौन से हैं। पहला हुआ पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, और दूसरा हमारा होगा घातों के आधार, घातों के आधार पर। अब पदों के आधार पर और घातों के आधार पर क्या होता है। पदों के आधार पर मतलब हुआ कि जैसे कोई बहुपद दिया हुआ हो उसमें आपको कितने पद दिख रहे हैं। जैसे कई x है, x लिखा हुआ है, x स्क्वायर लिखा हुआ है, x क्यूब लिखा हुआ है, तो इनके पदों को गिनना है। तो x हुआ है, दूसरा पद हुआ हमारा x स्क्वायर, तीसरा पद हुआ x क्यूब, चौथा पद हुआ x की पावर 4। टोटल आपको कितने पद मिले, 1 2 3 और 4। टोटल आपको उस बहुपद में 4 पद मिले। उसी के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण पहला किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पे एक बहुपद दिया हुआ है 0। ठीक, इसमें पदों की संख्या हमारी कितनी है, 1 पद है, सिर्फ एक ही पद तो है, 0 है, लेकिन तो ये बहुपद होगा, इसको क्या बोलेंगे हम, शून्य। ठीक, इसको हम बोलेंगे शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। ये हमारा पहला चल रहा है, पहला पदों के आधार पर। और फिर दूसरा एक देखते हैं, जैसे कोई हमने नंबर दे दिया है 6। ठीक, इसमें भी हम देखते हैं कितना पद है, सिर्फ 1 पद दिया हुआ है। इसको क्या हम बोलेंगे, अच्छा बहुपद, क्योंकि आप देख रहे हैं सिर्फ चर ही है, सॉरी अचर ही है, चर कहीं दिख नहीं रहा है। x y z a b c d e f ये कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ आप क्या दिख रहा है, अचर दिख रहा है, केवल एक नंबर दिख रहा है 5 6 7 8। और इसमें पदों की संख्या कितनी है, 1 ही है, क्योंकि केवल 6 ही लिखा है, 1 ही पद है। तो ये अचर बहुपद हुआ। उसके बाद फिर अगर देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है x की पावर 4 लिखा हुआ है। ठीक, x की पावर क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है।
इसमें भी आपको क्या पदों की संख्या कितनी है, एक ही, s की पावर 4, केवल एक ही पद इसको दिया हुआ है आपको। और इसको क्या क्या बोलेंगे हम, इसको x की पावर को बोल क्या बोलेंगे हम, एक पदी बहुपद, तो इसमें एक पद है, एक पदी बहुपद, ठीक। इसमें सिर्फ हमारे एक पद है। अगर इसकी संख्या को हम बढ़ा देते हैं x की पावर 4 प्लस x की पावर 3, अब देखिए अब यहाँ पे पदों की संख्या हमारी कितनी हो गई, 2 हो गई हमारी पदों की संख्या, एक हो गया ये और दूसरा पद हो गया ये, हमारी 2 पदों की संख्या हो गई। हमारे यहाँ कितना आ जाएगा, 2 पद आ जाएगा। और इसको कौन सा बहुपद बोलेंगे हम, द्विपद बहुपद, द्विपद बहुपद बोलेंगे। जैसे जैसे पदों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे उस बहुपद का नामकरण होगा। इसके बाद अगर हम इसमें 3 ले लेते हैं तो x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर, ये एक बहुपद आपका दिया हुआ है। अब इस बहुपद में देखिए कितने पद हमारे, 1 2 और 3 पद है इस बहुपद में, क्या हो गया 3 पद, ठीक। इसमें हमारे कितने पद है, 3 पद है हमारे, इसलिए इस बहुपद क्या बोलेंगे हम, त्रिपद बहुपद, त्रिपद बहुपद, इस बहुपद को हम बोलेंगे त्रिपद बहुपद। मतलब कि पदों में पदों की जैसे पदों के आधार पर इसका वर्गीकरण, पदों के आधार पर वर्गीकरण में क्या होता है कि कोई बहुपद में जितने भी पद दिए हुए हैं उसी पद को गिनकर हम उस बहुपद का वर्गीकरण करते हैं। जैसे इसमें शून्य दिया हुआ था, इसमें एक ही पद था, लेकिन क्या है इसको शून्य बहुपद बोलते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ 0 लिखा हुआ है। दूसरा क्या है, 6 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें भी आप देखते हैं केवल एक ही पद है, केवल 6 है, तो इसको अचर बहुपद बोलेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ कांस्टेंट है, वेरिएबल है ही नहीं, कहीं भी चर आपको दिख नहीं रहा है, x y z ABCD कुछ नहीं दिख रहा है, केवल नंबर दिख रहा है 6 6 5 4 3 2 1 जो भी हो, सिर्फ और सिर्फ आपका नंबर है इसमें। और अगला देखेंगे x की पावर 4 लिखा हुआ, पद तो इसमें एक ही है, लेकिन इसको एक पदी बहुपद बोलेंगे क्योंकि इसमें चर दिया हुआ है, आपका चर दिया हुआ है आपका, इसमें चर देने की वजह से यहाँ पे एक पदी बहुपद इसको बोला जाएगा। पद तो इसमें एक ही है। अब इसको पद को अगर हमने बढ़ाया तो क्या लिखा हुआ, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3। अब इसमें पद को गिनेंगे तो एक पद और 2 पद, हमारे 2 पद है टोटल। यहाँ पे क्या लिखा है, 2 पद है हमारे, जिसको क्या बोलेंगे हम, द्विपद बहुपद बोलेंगे। इसके बाद फिर पदों की संख्या को और बढ़ाया हमने तो x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर। अब इसमें गिनेंगे तो 1 2 3 पद है हमारे, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 पद। और फिर बहुपद क्या बोलेंगे हम, त्रिपद बहुपद बोलेंगे इसको, ठीक है। ये हुआ पहला हमारा पदों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा वाला हमारा दिया हुआ है घातों के आधार, घातों के आधार पर, घातों के आधार पर, घातों के आधार पर देखते हैं। चलिए घातों के आधार पर पहले ले लेते हैं, कोई भी कांस्टेंट ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया c, जहां पर c 0 के बराबर नहीं, c जो है वो आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसमें जो आपको पदों की संख्या आपको दिख रही है कितनी है, और इसमें आपको पदों की संख्या नहीं देखनी, इसमें आपको घातों की संख्या देखनी है। पहले आपको पदों की संख्या देखनी थी, जो पदों के आधार पर उसका वर्गीकरण करना था। दूसरे में क्या देखना था आपको देखना क्या है, घातों के आधार पर। घातों के आधार पर आपको क्या करना है, घातों की संख्या देखनी है। अब यहाँ पर आप सीखिए, घातों की संख्या देखिए क्या है, कुछ नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। c कांस्टेंट मतलब कि अचर है, ये जो c है ये अचर है। अगर यहाँ पे चर होता, c की जगह x लिखा होता, मीन्स ये चर होता, तो यहाँ पे हमारी घातों की संख्या क्या हो जाती, 1 हो जाती। क्या आप लोग जानते हैं कि हर कोई भी वेरिएबल हो उसकी हमेशा घातों की संख्या 1 होती है हमेशा, तो उसमें हमेशा एक घात लगा हुआ होता है, उसकी घातों की संख्या हमारी क्या हो जाती, 1 हो जाती। तो इसको हम रैखिक बोलते हैं, ठीक है, इसको रैखिक बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो c लिखा हुआ है ये एक अचर है, ये बताया जा रहा है आपको कि c एक अचर है। अगर यहाँ पे c की जगह यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि c 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए c। जैसे कि अगर यहाँ पे एग्जाम्पल में देखें
यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अचर बोलेंगे, ठीक है, इसको भी हम अचर बोलेंगे क्योंकि 5 की घात क्या है हमारी, कुछ नहीं है, 0 है। अगर यहीं पे x होता या y होता तो इसकी घात में हमेशा 1 लगा होता, ठीक है, तो इसकी घात हमारी क्या हो जाती, 1 हो जाती, लेकिन ये हमारा क्या है, अचर है, कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अचर बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ax प्लस c लिखा हुआ है, ठीक, ax प्लस c लिखा हुआ है, इसमें आपको चर की घात देखनी है क्योंकि ये घातों के आधार पर इसका वर्गीकरण है, तो इसमें आप चर की घात देखिए, चर इसमें कहाँ है, x जो है ये आपका चर है, इसमें आपको बताया भी जा रहा है a और जो c है ये दोनों आपके अचर है, ठीक है, और जो x है आपका वो चर है, और उसमें आपको चर की घात देखनी है। इसके बाद एग्जांपल नंबर लिख के बता देंगे, और इसमें आप देखिए इसकी घात क्या है हमारी, 1 है, तो जिस बहुपद की घात 1 हो, जिस बहुपद में चर की घात सिर्फ और सिर्फ 1 हो, उस बहुपद को रैखिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रैखिक, ठीक है, उस बहुपद को हम बोलेंगे रैखिक। जैसे कि मैंने और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 5x प्लस 6, ये लिखा हुआ है, ठीक। अब इसमें आप देख सकते हैं 5 और 6 ये तो क्या है आपके अचर है, लेकिन जो x है ये आपका चर है, वेरिएबल है, और चर की घात कितनी है हमारी, 1 है, इस चर की घात हमारी 1 है, इसलिए इसको रैखिक बहुपद कहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद फिर देखते हैं अगला यहाँ पे देख लेते हैं, अगला जैसे यहाँ पे बहुपद लिखा हुआ है c x स्क्वायर प्लस d, ठीक। अगर ये बहुपद पदों के आधार पर होता है, जिसमें 2 पद होते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो बहुपद है ये हमारा क्या किसके आधार पर है, घातों के आधार पर है, ठीक, ये बहुपद हमारा घातों के आधार पर है, तो इसमें पद नहीं, हमको घात देखनी है, सिर्फ और सिर्फ चर की घात देखनी है। चर की घात इसको कितनी है, 2, ठीक, इसमें चर की घात हमारी कितनी है, 2 है, इसलिए इस बहुपद को क्या बोलेंगे हम, द्विघात बहुपद, इसको हम बोलेंगे क्योंकि इसमें हमारी चर की घात है वो कितनी है, 2 है, ठीक। यहाँ पे d है, यहाँ पे d कर लेते हैं। फिर अगर नंबर के हिसाब से देख लेते हैं इसको, एक नंबर ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं यहाँ पे 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, ये हमें बहुपद है, ठीक है, यहाँ पे वर्ड में लिखा हुआ था, यहाँ पे हमने एक बहुपद के रूप में लिख लिया पूरा नंबर के रूप में, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं जो इस बहुपद की सबसे बड़ी घात है कितनी है, 2, बहुपद की सबसे बड़ी घात है 2 है, इसलिए इस बहुपद को द्विघात बहुपद कहेंगे, ठीक, इस बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं, पदों के आधार पर हम बहुपद में पदों की संख्या को गिनेंगे, इस बहुपद में कितने कितने पद हैं, तो उस हिसाब से उस बहुपद को हम उस बहुपद का हम वर्गीकरण करेंगे कि ये एक पदीय बहुपद है, द्विपदीय बहुपद है, त्रिपदीय बहुपद है, उस हिसाब से उस बहुपद का हम वर्गीकरण करेंगे। और फिर दूसरा तरीका क्या है, वो है घातों के आधार पर। घातों के आधार पर हमें क्या देखना है, उस बहुपद में घातों को देखना है, जो चर की घात है उसके हिसाब से हम बहुपद का वर्गीकरण करेंगे। अगर घात में एक घात है, सिर्फ चर की घात सिर्फ 1 है, तो उसे हम रैखिक बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। अगर चर की घात 2 है तो उसे द्विघात बहुपद बोलेंगे। अगर 3 घात है चर की तो उसको हम त्रिघात बहुपद बोलेंगे, ठीक है। ये हुआ बहुपद का वर्गीकरण पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। चलिए इसके बाद फिर देखते हैं हम बहुपद के शून्य को, बहुपद के शून्य नहीं, बहुपद के मान और बहुपद के शून्य दोनों को देखते हैं। बहुपद का मान क्या होता है और बहुपद का शून्य किसे कहते हैं, इन दोनों चीजों को देखते हैं। अब देखते हैं बहुपद का मान। बहुपद का मान किसे कहते हैं? बहुपद का मान कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई एक बहुपद दिया हुआ है, एक बहुपद मान लेते हैं p
एक्स, पी एक्स है ना, कोई बहुपद मान लेते हैं। अब इसमें दिया हुआ है कि पी एक्स बहुपद में एक्स बराबर हमारा बी, ठीक, पी एक्स हमारा एक बहुपद है, ये हो गया हमारा बहुपद, और ये हमें दिया हुआ है कि x बराबर जहाँ पर b है। तो फिर क्या करेंगे हम, तो ये x की वैल्यू हमारी b है, इसको उठाकर इसमें रखेंगे, ठीक, इसको उठाकर इसमें रखेंगे तो x की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, ठीक। ये जो pb आया यही हमारा बहुपद का मान होगा, समझ में नहीं आएगा फिर से। जैसे कोई भी बहुपद दिया हुआ है, px दिया हुआ है, qx दिया हुआ है, अभी एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा सब। तो एक बार देख लेते हैं, जैसे कोई बहुपद एक दिया हुआ है px, उसमें अगर कोई बहुपद दिया हुआ है उसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि बहुपद का मान निकालो, उसमें एक बहुपद देगा और बहुपद के साथ साथ एक x की या फिर y की जो भी उसमें चर वैल्यू होंगी, चर होगा, उसका एक मान देगा, तो कहेगा इस मान पर इस बहुपद का मान निकालिए, ठीक। तो वही चर को उठा करके, वो जो चर का मान देगा क्वेश्चन में, वही चर का मान उठा करके बहुपद में रख देंगे और बहुपद को सॉल्व कर लेंगे, तो जो वैल्यू आएगी उसी को हम बहुपद का मान बोलेंगे। चलिए एक बार एग्जाम्पल में देख लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, मान लीजिए एक बहुपद दिया हुआ है। अब इसमें कहा गया है x बराबर जहाँ x बराबर आपका है 2, ठीक, x बराबर 2 पर बहुपद का मान निकालिए, ठीक, x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान निकालिए। अब आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू आपको दी हुई है x बराबर 2, इसी x बराबर 2 के मान को उठाकर यहाँ पर बहुपद में रख देना है आपको, जहाँ यहाँ पर x है वहाँ हमको 2 रख देना है और फिर सॉल्व कर लेना। चलिए रखते हैं, 5 x की जगह पर 2 रखा, स्क्वायर लगाया, प्लस 7 x लिखा हुआ है, x बराबर 2 है, यहाँ भी 2 रखेंगे, प्लस 8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 2 क्या 4 प्लस 7 2 क्या 14 प्लस 8 5 4 क्या 20 प्लस 14 प्लस 8, स्क्वायर टर्म कितना आएगा हमारा 20 प्लस 30 38 42, हमारा बहुपद का मान आ गया 42। तो इसी प्रकार करना है, कोई भी बहुपद दिया हो, उसमें दिया हो कि उसमें कोई बहुपद का अगर मान निकालना होगा तो उसमें बहुपद के साथ साथ एक वैल्यू जोड़नी होगी, चर का मान दिया होगा, इस मान पर इस बहुपद की वैल्यू निकालिए, इस बहुपद का मान निकालिए, आपसे जरूर कहेगा क्वेश्चन में, किसी भी बहुपद का मान निकालना हो। जैसे इस तरह की कोई एक बहुपद दे दिया जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पर एक चर की वैल्यू दे दी जाएगी कि x बराबर 2, x बराबर 3 पर, x बराबर 7 पर, x बराबर 1 पर, तो यहाँ पर बहुपद का मान निकालिए। उसमें कुछ नहीं करना है, बस जो यहाँ पर मान दिया जाएगा कि इस पर निकालना है हमको, उसी को उठा करके इस बहुपद में रख देना है। जैसे यहाँ पर x बराबर 2 बोला है, x की जगह पर हमें 2 रख देना है, तो बस वही रख के सॉल्व कर लेना है। तो जो बहुपद का मान आएगा, बहुपद सॉल्व करने पर आएगा, उसी को हम बहुपद का मान कहेंगे। ये हमारा बहुपद का मान, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं क्या, बहुपद का मान का बहुपद का शून्य, बहुपद का शून्य किसे कहते हैं। इसे बहुपद का शून्य, बहुपद का बहुपद का शून्य किसे कहते हैं। बहुपद का शून्य हम कहते हैं उसको जिसको रख देने पर चर का, किसी भी चर का वह मान, किसी
जैसे बहुपद में चर होते हैं ना, बहुपद में बिना चर के बहुपद तो होता नहीं है, बहुपद में चर होते हैं, उसमें कोई ऐसा मान जिसको उस बहुपद में अगर रख दें तो उस बहुपद में जो हमारी वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर वो 0 हो जाए, उसी को ही बहुपद का शून्यक कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखते हैं, इससे पहले हमने देखा था बहुपद का मान, उसी में ही बहुपद का शून्यक भी छुपा हुआ है। एक बार देख लेते हैं, जैसे हमने px लिखा था, px लिखा था, ठीक, और a बराबर सॉरी x बराबर c रखने को b रखने को बोला था, x बराबर b रखने को बोला था, तो फिर हमारी वैल्यू आई थी। उसी हिसाब से जैसे कोई बहुपद दिया हुआ है, अगर उसमें x का कोई ऐसा मान रख दें जिससे वो पूरे बहुपद की बात में जो वैल्यू आ रही है हमारी वो 0 हो जाए। जैसे पिछला बहुपद हमने एग्जाम्पल में लिया था, उसको जो सॉल्व किया था हमारी वैल्यू 42 आई थी, लेकिन वो फिर बहुपद का शून्यक नहीं कहलाएगा। बहुपद का शून्यक वो कहलाएगा जिसको अगर बहुपद में रख दें, पूरा बहुपद का मान सॉल्व करने पर, उसको हल करने पर हमारा शून्य आ जाए, उसको हम बहुपद का शून्यक बोलेंगे। जैसे कि उदाहरण में देखते हैं, px कोई बहुपद है, px में x का ऐसा कोई मान रख दें जिससे px की वैल्यू हमारी 0 हो जाए। नहीं समझ में आएगा, चलिए उदाहरण से देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई बहुपद है 6x और प्लस 6 प्लस 5 x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 5। ये हमारा एक बहुपद हो गया। अब इसका हमें शून्य निकालना है, ठीक, मान लीजिए इसका हमें शून्य निकालना है। कोई भी x का ऐसा शून्य का मतलब कोई भी x का ऐसा मान निकाले जिससे इस बहुपद का जो इस बहुपद को हल करने पर 0 आ जाए। मान लीजिए अब यहाँ पर x की वैल्यू हम ले लेते हैं -1, ठीक, x बराबर ले लिया हमने -1, ठीक है। और इसमें x की जगह पर हम -1 होगा, -1 प्लस 6 प्लस 5 -1 का होल स्क्वायर -5, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, जो हो गया -6 प्लस 6 माइनस प्लस का है और -1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा हमारा, 5 × 1 -5 -6 प्लस 6 प्लस 5 और -5, प्लस माइनस कैंसिल, कितना आ गया हमारा 0 आ गया। मतलब कि x बराबर -1 रखने पर इस बहुपद का मान है वह शून्य हो जाएगा, मीन्स 0 हो जाएगा। तो फिर x बराबर -1 है, मतलब -1 इस बहुपद का एक शून्य कहलाएगा। और जिस बहुपद में जितने घात होंगे उस बहुपद के उतने शून्य होंगे। जैसे इस बहुपद में 2 घात है तो बहुपद के 2 शून्य होंगे। अगर इस बहुपद में सबसे ज़्यादा घात 3 होती, जो चर की मैक्सिमम घात है, सबसे बड़ी घात वो 3 होती, इस बहुपद में 3 शून्य होते, ठीक। जितने शून्य होंगे, मतलब सॉरी, जितने घात होंगी उतने शून्य होंगे उस बहुपद के, ठीक है। तो ये समझ में आया, बहुपद का शून्यक उसे कहते हैं जिसमें कि अगर चर की कोई वैल्यू रख दे तो उस बहुपद का मान हमारा शून्य हो जाए। जैसे कि यहाँ पर हमने x बराबर -1 रखा, इस बहुपद का मान शून्य हो गया, तो यहाँ पर जो -1 हो जाएगा वो इस बहुपद का एक शून्य कहलाएगा। तो इसे हम कहेंगे बहुपद का शून्य, ठीक है। ये तो हमारा बहुपद का शून्य। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, बहुपद का आलेख। बहुपद का आलेख देखते हैं इसके बाद। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो होने पर बोरिंग सा लगता है, इसलिए वीडियो को छोटे छोटे पार्टों में ही अपलोड किया जाएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में भी आए। आज बेसिक्स बताया गया है, इसके बाद फिर आगे क्या बहुपद का आलेख जो है उसको बता करके एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व करा दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है पहली। उसमें ग्राफ आलेख के हिसाब से बहुपद को के शून्यकों को ज्ञात करना है, बहुत छोटा सा ही है, बहुत ट्रिकी सा है, छोटे छोटे क्वेश्चन है बहुत, बस उसे दिमाग से कर रहा है, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन उसमें है नहीं। तो अगले वाले पार्ट में 2.1 एक्सरसाइज भी
पहली एक्सरसाइज भी सॉल्व करा दी जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो सब अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या फिर थ्योरेटिकल हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप उस पर अपने नाम के साथ साथ उस क्वेश्चन को लिखकर या फिर उसकी फोटो लेकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके जो सॉल्यूशन होंगे अगले डाउट क्लास में संडे को आपके नाम के साथ साथ लाइव क्लास में अपलोड कर दिए जाएंगे। चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।